गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का जो लेक्चर है वो एडवांस इकोनोमेट्रिक मेथड्स के स्टूडेंट्स के लिए है और इसका टाइटल है मॉडलिंग ऑफ यूनिवेरिएट टाइम सीरीज डेटा। इससे पहले कि इसको चर्चा इस पे शुरू करें, प्रोफेसर एच पी दीक्षित जी जो हमारे गाइड, मेंटर, सुपरवाइजर, टीचर रहे, जो मैंने पहला वीडियो बनाया था उसके 1000 व्यूज से ज़्यादा हो गए हैं। So I want to dedicate that video to Professor S.P. Dikshit, who has treated me like his own son and has been very kind to me, not only being my PhD supervisor, but also has been extremely kind in letting me know many of the minutest details of the research. और वो साथ ही बहुत एक अच्छे इंसान भी थे। और जब हम उनके संपर्क में आए एमए में 84 में, तो बहुत कुछ उनसे मुझे सीखने को मिला और उनके बारे में भी जानने को मिला। वो केवल अच्छे इंसान नहीं, एक अच्छे कलाकार भी थे। वो बहुत अच्छी पेंटिंग्स वगैरह भी बनाते थे और म्यूज़िक लवर भी थे और बहुत अच्छे गाने भी वो गाते थे, भजन खासकर। भजन का उनको शौक था और उन्होंने अपने भजन के कैसेट्स भी बना रखे थे। तो उन्हीं को मैं याद करके लेक्चर शुरू करना चाहता हूँ। और एक गाना जो आपको भी अच्छा लगता होगा और कभी-कभी हम भी गुनगुना लेते हैं उसको। तो चूँकि प्रोफेसर दीक्षित जी का नाम आया है और गीत और भजनों की बात हुई है, तो ये लता जी का गाना है जो बहुत अच्छा लगता है मुझे, आपको भी अच्छा लगता होगा। उसी को थोड़ा चेंज करते हैं क्योंकि जो कोरोना का दर्द है ऐसा फैला हुआ है, ये पता नहीं चलता कब और कैसे जाएगा। उसी को मैंने गाने को थोड़ा चेंज भी कर दिया है। सुनो सजना, पपीहे ने कहा सबसे पुकार के। यहाँ पपीहे की जगह कोरोना ने कहा सबसे पुकार के, संभल जाओ चमन वालों के आए दिन कोरोना के, आए दिन बाहर के ने आए दिन कोरोना के। देखो ना ऐसे देखो मर्जी है क्या तुम्हारी, देखो ना ऐसे देखो मर्जी है क्या तुम्हारी, बेचैन कर न देना तुमको कसम हमारी, बेचैन कर न देना तुमको कसम हमारी, और हम ही दुश्मन न बन जाएं कहीं अपने करार के। ये जो आखिरी लाइन है मैं इस पे आना चाहता हूँ, हम ही दुश्मन न बन जाएं कहीं अपने करार के। कोरोना वैसे तो ये एनिमल वायरस की संज्ञा दी जाती है कि ये बैट में, चमगादड़ में और पेंगोलिन वगैरह में पाया जाता है। लेकिन कोई भी वायरस, जो ये भी साइंटिस्ट बताते हैं या जो मैंने सुना है कि जो भी एनिमल वायरस है वो ह्यूमन बॉडी को में आप इंजेक्ट कर दें तो उसको डायरेक्ट नुकसान नहीं पहुंचाएगा, थोड़ा बहुत तकलीफ होगी लेकिन वो निकल जाएगा। लेकिन अगर उस वायरस को आप ह्यूमन जीनोम के साथ रिएक्ट कराएंगे और लैब में अगर आप उसको तैयार कराते हैं और उसके बाद अगर वो वायरस ह्यूमन बीइंग को रिएक्ट करे तो नुकसानदेह हो सकता है। और ये लगता अब यह है कि मैन मेड वायरस है और ये इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी वुहान जिसकी बात आ रही है शायद ये वहीं बना हो और लीक कर गया हो। हालांकि उनका ये कहना साइंटिस्टों का यहाँ से लीक नहीं हुआ है, लेकिन हमारा अपना मानना यह है कि अगर चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर हो सकता है तो वायरस लीक होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें जो दुर्भाग्य ये है कि चाइना को, वर्ल्ड को अलर्ट करना चाहिए था जब बीमारी वहां फैली, और सब सतर्क होते और मिलकर इसका इलाज ढूंढते तो आज शायद वो दिक्कत ना आती। लेकिन अब ये दिक्कत इतनी बड़ी है कि जब तक कोई वैक्सीन तैयार नहीं होता तब तक इससे निजात मिलना पूरी तरह बहुत मुमकिन नहीं है। तो एक वैक्सीन की दरकार है, कब, कैसे, कहाँ डेवलप होगी ये खाली देखने की बात है। साइंटिस्ट लगे हुए हैं, लेकिन वायरस का जो चेन है, जो रिएक्शन चेन है, उसको ढूंढना सबसे बड़ी चीज है और फिर केमिकल ऐसा मिले जो उस चेन को तोड़ दे।
तो नॉर्मली ये है कि जो भी वायरस बनता है उसका एंटीडोज भी बनता है, लेकिन इसमें एंटीडोज क्यों नहीं बन पाया, या वो साइंटिस्ट जिन्होंने बनाया उनका क्या हाल है, ये सब समझने की बातें हैं बड़ी बड़ी, जो आने वाला वक्त बताएगा। और जब तक हम इसको पूरी तरह से समझ ना लें, वैक्सीन तैयार ना हो जाए, तब तक लगता है ये टीचिंग का जरिया शायद ऐसे ही चले, और इसी तरह से आपको शायद एग्जाम भी देना पड़े, लेकिन उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो आज जो टॉपिक जिसकी चर्चा करने जा रहे हैं वो है मॉडलिंग ऑफ यूनिवेरिएट टाइम सीरीज डाटा। मॉडलिंग ऑफ यूनिवेरिएट टाइम सीरीज डाटा, इसके बारे में भी बता रहे हैं, थोड़ा डिस्कस हम आपसे ये टॉपिक कर चुके हैं, यूनिट 3 का पार्ट है। यूनि मतलब सिंगल, एक सिंगल वेरिएबल की जो डाटा सीरीज है उसको हम कैसे मॉडल करेंगे। यानी अगर एक आउटपुट है, एक वेरिएबल है और उसकी सीरीज हमें बनानी है और उसको मॉडलिंग करनी है, तो वो कैसे करेंगे। सिंगल वेरिएबल मॉडलिंग है यूनिवेरिएट टाइम सीरीज डाटा। और इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स हैं वो पूरी तरह से प्रैक्टिकली लागू नहीं हो पाती। अगर हम एम्पेरिकली उसको एनालाइज करें तो वो रिलेशनशिप फेल हो जाती हैं। जैसे आप पढ़ते हैं क्वांटिटी डिमांडेड इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस, लेकिन ये जो लॉ ऑफ डिमांड है ये अदर फैक्टर्स पर भी डिपेंडेंट है, और अगर अदर फैक्टर्स कांस्टेंट नहीं है तो हो सकता है कि वो रिलेशनशिप जो डिमांड लॉ में आपने पढ़ी वो पूरी तरह से सत्यापित नहीं हो पाएगी। तो अगर इकोनॉमिक रिलेशनशिप सत्यापित नहीं हो पाती है और आप डिमांड फोरकास्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो हमें इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स के भरोसे नहीं रहना उस केस में। हम डिमांड, जिस कमोडिटी की भी डिमांड हमें लेनी है उस सीरीज को हम मॉडल करें और उसके माध्यम से फिर हम फोरकास्ट करें, तो हो सकता है कि वो फोरकास्ट ज्यादा रिलायबल हो, क्योंकि हमारी जो रिलेशनशिप है प्राइस के साथ वो होल्ड नहीं कर रही। तो कई बार इकोनॉमिक्स में ऐसे मौके आते हैं जब आप यूनिवेरिएट यानी एक सिंगल वेरिएबल की सीरीज लेकर उसको मॉडल करते हैं और उसकी मॉडलिंग से फिर आप फोरकास्ट या भविष्य की वैल्यूज, प्रिडिक्टेड वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। तो इकोनोमेट्रिक्स की ये बहुत बड़ी देन है यूनिवेरिएट टाइम सीरीज मॉडलिंग, और बहुत सा डेवलपमेंट उस पर हुआ है। आज उस सारे डेवलपमेंट को हम यहाँ पे लाएंगे, लेकिन शुरुआत में ये जान लें कि जो यूनिवेरिएट टाइम सीरीज मॉडलिंग है इसका अर्थ क्या है और हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। अर्थ इसका ये है कि केवल एक वेरिएबल की सीरीज है, आउटपुट ले लीजिए, डिमांड ले लीजिए, प्राइस ले लीजिए, कोई एक वेरिएबल ले लें और उसकी सीरीज को हम मॉडल करना चाहते हैं। और मॉडल क्यों करना चाहते हैं कि हम उससे फोरकास्ट कर सकें। और फोरकास्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो अल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स के, वो पूरी तरह होल्ड नहीं कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है। और दूसरा कारण जो यहाँ स्लाइड में हमने दिखाया है कि कई बार ऐसा भी होता है कि जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स हैं वो इतनी कॉम्प्लेक्स होती हैं, जैसे आपने साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल्स में पढ़ा कि कई बार रिलेशनशिप इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं कि उसका सॉल्यूशन भी जटिल हो जाता है। इट्स नॉट दैट सिंपल। और ऐसे में ऐसी स्थितियां हम ला सकते हैं कि हम उसे, जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनको हम उन्हीं की पास्ट वैल्यूज पर और रैंडम टर्म्स के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो कई बार जो साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल्स है उसमें आपको बताया था मैंने 2SLS मॉडल, इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर मॉडल, इस इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर अप्रोच है। और आपने उसमें कई तरह के मैंने आपको नाम बताए थे जिनसे आप उन मॉडल को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कई बार मॉडल इतना कॉम्प्लेक्स है तो उसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल नहीं है। तो ऐसे में बनिस्बत उनको सॉल्व करने के एक ऑल्टरनेटिव हमारे पास ये है
कि जो भी मॉडल है हमारा, उसमें जो वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स को हम उन्हीं की पास्ट वैल्यूज के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लें। जैसे y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी है, जो सैमुअल्सन मल्टीप्लायर एक्सीलरेटर मॉडल में आप पढ़ते हैं। c इनकम का फंक्शन है और y कंजम्पशन का और इन्वेस्टमेंट दोनों का फंक्शन है। इन्वेस्टमेंट इनकम या आउटपुट का फंक्शन है। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन, और उसको जब सॉल्व करेंगे, आपने देखा होगा सैमुअल्सन मल्टीप्लायर एक्सीलरेटर मॉडल में कि कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनकर तैयार होता है डिफरेंस इक्वेशन में। और अगर साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल से भी सॉल्व कर रहे हैं तो इट बिकम्स हाईली कॉम्प्लेक्स। तो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग दैट सिस्टम, समटाइम्स इट इज बेटर कि कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और आउटपुट, इनको हम इंडिपेंडेंटली रिड्यूस कर लें दो टर्म्स में। एक टर्म इनकी पास्ट वैल्यूज का और दूसरा जो रैंडम टर्म्स है, जो एरर टर्म है उन वैल्यूज का। तो अगर हर वेरिएबल को हम उसकी पास्ट वैल्यू और रैंडम कंपोनेंट के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लें, तो उस केस में वो एक इंडिपेंडेंट इक्वेशंस बन जाएंगे। जब हम उनकी पास्ट वैल्यूज लेते हैं, यानी जैसे कंजम्पशन है उसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं उसी की पास्ट वैल्यूज पे। कंजम्पशन इस पीरियड t इज डिपेंडेंट अपॉन कंजम्पशन इन पीरियड t माइनस 1 t माइनस 2। तो उसी की पास्ट वैल्यूज पे जब एक्सप्रेस करते हैं तो उसे हम ऑटो रिग्रेसिव मॉडल कहते हैं। ऑटो रिग्रेसिव प्रोसेस या ऑटो रिग्रेसिव मॉडल। और साथ में अगर हम रैंडम टर्म्स की भी सीरीज लेते हैं तो उसे हम मूविंग एवरेज कहते हैं। यानी yt जो है वो अपनी पास्ट वैल्यूज पे तो डिपेंड कर ही रहा है, मगर साथ ही साथ रैंडम कंपोनेंट की जो सीरीज है उस पर भी डिपेंडेंट है। तो जो रैंडम कंपोनेंट की सीरीज पे y या c i डिपेंडेंट है, उसको मूविंग एवरेज टर्म्स कहते हैं। तो ये दो चीजें बड़ी माइंड में क्लियर रखिए कि ऑटो रिग्रेसिव क्या है। ऑटो रिग्रेसिव जो वेरिएबल है, कंजम्पशन है उसकी पास्ट वैल्यूज हो गई, इन्वेस्टमेंट है उसकी पास्ट वैल्यूज हो गई, आउटपुट है उसकी पास्ट वैल्यूज हो गई। मूविंग एवरेज क्या है कि कंजम्पशन अपनी पास्ट वैल्यूज के साथ साथ जो रैंडम टर्म है उस पर भी डिपेंडेंट है। इन्वेस्टमेंट भी रैंडम टर्म्स की पास्ट वैल्यूज और करंट वैल्यू पे डिपेंडेंट है। इनकम भी इसी तरह पास्ट और करंट वैल्यू रैंडम टर्म पे डिपेंडेंट है। तो दो फैक्टर्स यहाँ रोल प्ले कर रहे हैं, एक ऑटो रिग्रेसिव यानी जो वेरिएबल है उसी की पास्ट वैल्यूज, और दूसरा जो रैंडम कंपोनेंट है एरर टर्म है उसकी करंट और पास्ट वैल्यूज। तो जब हम वेरिएबल की पास्ट वैल्यूज देते हैं तो हम उसे ऑटो रिग्रेसिव कंपोनेंट कहते हैं, और जब हम एरर टर्म्स की करंट और पास्ट वैल्यूज लेते हैं तो उसे मूविंग एवरेज कहते हैं। तो कई बार जो है कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें हर इक्वेशन को हम ऑटो रिग्रेसिव और मूविंग एवरेज कंपोनेंट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऑटो रिग्रेसिव मतलब उसकी पास्ट वैल्यूज और मूविंग एवरेज मतलब जो एरर टर्म है उसकी सीरीज पर, उसकी करंट और पास्ट वैल्यूज। तो वो इंडिपेंडेंट इक्वेशन बनती है और उसको हम फिर सॉल्व कर सकते हैं। तो उसको हम लोग एरमा बोलते हैं, एरमा मॉडल या ऑटो रिग्रेसिव पास्ट वैल्यूज वेरिएबल की और मूविंग एवरेज जो रैंडम टर्म्स की सीरीज है। तो इन दोनों को जोड़ के एरमा मॉडल बनता है, और ये जो यूनिवेरिएट टाइम सीरीज हैं इनको हम एरमा मॉडल के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं और फिर इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ये थोड़ा सिंप्लीफाइड प्रोसेस है, बट इस बस साइमल्टेनियस इक्वेशंस अगर सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है उसको सॉल्व करने से। यही चीज यहाँ नंबर 2 पॉइंट पे लिखी है। आप आराम से पॉइंट को पढ़िए और जो एक्सप्लेनेशन हम दे रहे हैं दोनों को आपको कंबाइन करना पड़ेगा, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे।
अब ये जो एडमा मॉडलिंग है, जो एडमा मॉडलिंग बताइए, आपको माइंड में रखना है, AR का मतलब है ऑटो रिग्रेसिव, जो वेरिएबल है उसकी पास्ट वैल्यूज, और MA मूविंग एवरेज जो रैंडम टर्म है उसकी सीरीज है करंट और पास्ट वैल्यूज की। इन दोनों को जोड़ के ये एडमा मॉडल बना है। तो एडमा मॉडलिंग में दो मेन टास्क हैं जो यहाँ मैंने लिखे हुए हैं। पहला टास्क है कि जो आपने कंजम्पशन सीरीज बनाई है या इनकम सीरीज बनाई है या इन्वेस्टमेंट सीरीज बनाई है, उसकी स्टेशनरिटी चेक कर ले, क्योंकि ज्यादातर जो टाइम सीरीज है स्टेशनरी नहीं होती, मैंने आपको बताया है। स्टेशनरिटी टेस्ट भी आपको बताएं। और स्टेशनरिटी उसकी चेक कर ले, अगर स्टेशनरी नहीं है तो हम उसे स्टेशनरी बना लें। और स्टेशनरी बनाने के लिए मैंने आपको बताया है क्या करना होता। क्लास जब हम ले रहे थे उस समय बताया था कि आप सीरीज को डिफरेंस कर ले जाए, सेकेंड वैल्यू माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकेंड, फोर्थ माइनस थर्ड, सीरीज की डिफरेंसिंग कर ले। तो एक तरीका है कि आप डिफरेंसिंग करके सीरीज को स्टेशनरी बना सकते। और यहाँ पे ये भी जानना जरूरी है कि जब एक बार अगर हम सीरीज को डिफरेंस कर रहे हैं तो जब हम फोरकास्ट करेंगे तो हमें वो डिफरेंसिंग हटानी पड़ेगी, हमें सीरीज को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो जितनी बार हम सीरीज की डिफरेंसिंग करते हैं, अगर एक बार करते हैं तो हम उस सीरीज को बोलते हैं, जो सीरीज हमारे वाई की दी हुई है इनकम या इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर वन। इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर वन का मतलब है, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, इंटीग्रेशन या इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर वन, इसे डी से हम लोग निरूपित करते हैं, सिग्निफाई करते हैं। तो अगर सीरीज एक बार डिफरेंस करने से स्टेशनरी बनती है तो उसका ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन वन है, यानी जो गिवन सीरीज है इट इज इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर वन, यानी एक बार हम उसे डिफरेंस करेंगे तो उसका इंटीग्रेशन जो है सीरीज का खत्म होगा, वो डिफरेंस होकर स्टेशनरी हो जाएगी। तो यहाँ ये जानना जरूरी है कि डिफरेंसिंग हम इसलिए करते हैं कि सीरीज क्या हो जाए, स्टेशनरी हो जाए। और अगर एक बार डिफरेंसिंग करते हैं तो हम ये कहते हैं कि उस सीरीज का ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन वन है, यानी जो गिवन सीरीज है, जो हमारी दी हुई सीरीज है, वो इंटीग्रेटेड सीरीज है, वो स्टेशनरी नहीं है। और स्टेशनरी कब बनेगी, जब एक बार हम उसको डिफरेंस करेंगे। अगर दो बार डिफरेंस करते हैं तो इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर टू हो जाएगा। तो ये यहाँ पे दिया है हमने कि पहला जो टास्क है, दो टास्क आपको बताया एडमा मॉडल में। पहला टास्क अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, पहला टास्क है कि सीरीज की स्टेशनरिटी चेक कर ले। क्या चेक कर ले, स्टेशनरिटी। और स्टेशनरिटी कैसे चेक करेंगे, यूनिट ट्रूथ टेस्ट, आपको वहां बताया था क्लास में। यूनिट ट्रूथ टेस्ट आप लगाएंगे, आप अपना रजिस्टर खोलिएगा, उसमें यूनिट ट्रूथ टेस्ट लिखा हुआ है सर, उसका सब डिटेल दिया। और भी तरीका है, वो भी अभी मैं आगे डिस्कस करते हैं, ग्राफिकल मेथड भी है। तो स्टेशनरिटी आपको चेक करनी है, पहला टास्क है एडमा मॉडल में स्टेशनरिटी चेक करना। स्टेशनरी नहीं है, ज्यादातर सीरीज स्टेशनरी नहीं होती, तो हम उसे स्टेशनरी बना लें, और स्टेशनरी बनाने के लिए हमें उसे डिफरेंस करना पड़ेगा। अगर एक बार डिफरेंस करते हैं तो जो ओरिजिनल सीरीज है वो इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर वन है, और दो बार डिफरेंस करते हैं तो इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर टू है। ये बात जान लीजिए। उसी चीज को यहाँ स्लाइड में लिखा है कि अगर एक बार हम डिफरेंस करने से स्टेशनरी बनाते हैं तो I1 है, दो बार डिफरेंस करने से स्टेशनरी बनाते हैं तो I2 है। तो पहला टास्क उसका ये है, जो एडमा मॉडल है, कि हमें उसका ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन पता करना पड़ेगा। और ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन पता करने का तरीका बेस्ट ये है कि आप सीरीज को डिफरेंस कर लीजिए।
और डिफरेंस करके आप देख सकते हैं कि अगर स्टेशनरी हो जाती है, यूनिट टेस्ट अप्लाई कर दीजिएगा डिफरेंस सीरीज पर, और यूनिट रूट अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो सीरीज स्टेशनरी है। और ग्राफिकल मेथड भी है, उसको भी अभी हम आगे देख लेंगे। और कई बार 2 बार हमें डिफरेंस करने पे स्टेशनरी में। तो यूनिट रूट टेस्ट पूरा आपको बता रखा है, डिकी फुलर ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट बता रखा है, उसको पढ़िएगा तो वहाँ स्टेशनरिटी का बहुत डिटेल आपको डिस्कशन किया हुआ। दूसरा क्या है कि पहला काम तो हमें स्टेशनरिटी चेक करनी है और ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन निकालना है। और ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन किससे इंडिकेटेड है? डी से, सिंबल डी। डी डिफरेंसिंग या ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं सिंबल। डी क्या है? डिफरेंसिंग या ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। एक बार डिफरेंस किया तो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन 1 है और वो स्टेशनरी हो गई। अगर 2 बार करना पड़ा तो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन 2 है, ये ध्यान रखिएगा। ये पहला टास्क था एरमा मॉडल में। दूसरा टास्क यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिमल ऑर्डर ऑफ लैग ऑफ एरमा प्रोसेस। यानी जो ऑटो रिग्रेसिव सीरीज है उस और जो मूविंग एवरेज सीरीज है, इसका लैग क्या होगा। मतलब 1 पीरियड का लैग लें, 2 का लैग लें, कितने पीरियड का लैग लें। तो एक तो एकॉइक इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया, उससे आप पता कर सकते हैं, आपको बताया है एकॉइक और शावर्ट्स इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया। और दूसरा है तरीका जो ज्यादातर आपको मिलेगा, तमाम सॉफ्टवेयर में मिलेगा, क्योंकि एरमा मॉडलिंग के लिए आपको कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट रहना। मैनुअली बहुत ज्यादा हम लोग कैलकुलेशन नहीं कर सकते, और आजकल ज्यादातर सॉफ्टवेयर में एरमा मॉडल दिया रहता है। तो दूसरा टास्क है कि जो AR और मूविंग एवरेज है, इसमें हम 1 पीरियड का लैग लें तो, यानी जब हम ये कहते हैं कंजम्पशन पास्ट वैल्यूज पे डिपेंडेंट है, तो 1 पीरियड पास्ट वैल्यूज लें या 2 पीरियड का पास्ट वैल्यूज लें। मूविंग एवरेज का मतलब जो रैंडम टर्म्स है उसकी सीरीज फर्स्ट ऑर्डर लैग की बनाए या सेकेंड ऑर्डर लैग की बनाए। तो ये मैनुअली आप डिटरमिन कर सकते हैं, आपको ऑटो कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना पड़ेगा और पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। ऑटो कोरिलेशन फंक्शन भी आपको बताया है कैसे निकालते हैं। ऑटो कोरिलेशन कोफिशिएंट आपको बताया था, ऑटो कोवेरियंस अपॉन वेरियंस करके निकालते हैं। फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, जितना लैग लें आप सब ऑर्डर का निकाल सकते हैं। और उसके बाद उसे प्लॉट कर लें, एक तरफ लैग ले लें, एक तरफ ऑटो कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू ले लें। आपको बताया हुआ है, देखेगा रजिस्टर। और कंप्यूटर में आप जाएंगे तो आप डायरेक्टली उसे देख सकते हैं। तो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन और पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन से आप इस टास्क को अकम्प्लिश कर सकते हैं। अगर एनुअल डाटा है मान लीजिए, तो ज्यादातर जो ऑटो रिग्रेसिव सीरीज है वो फर्स्ट ऑर्डर की होगी ज्यादातर। बहुत हुआ सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर पर आपका काम हो जाता है। क्वार्टरली डाटा है तो 4 लैग आपको लेने पड़ सकते हैं, लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा। ये मैं हार्ड और फास्ट रूल बता रहा हूँ, रूल ऑफ थंब जिसे कहते हैं। ऐसे ही पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन भी आपको निकालना है। और बस ये है कि अगर आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो आप पहले ऑटो रिग्रेसिव कंपोनेंट को ले लें और उसका ऑटो कोरिलेशन फंक्शन बना लें, फिर मूविंग एवरेज को ले लें, उसका बना के देख लें। दोनों डैम्प, ये लिखा हुआ, इफ इट डैम्प्स आउट देन ऑर्डर ऑफ लैग इज ऑप्टिमल, यानी वो ऑटो कोरिलेशन कोएफिशिएंट धीरे धीरे घटते चले जाएंगे। ये जो देखिए थ्योरी में जब बनाते हैं तो पूरी तरह घटते हुए दिखेंगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिस में जाएंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि हो सकता है पूरी तरह घटते हुए ना दिखे, थोड़ा छोटा थोड़ा बड़ा आपको दिखेगा। अभी मैं ग्राफ आपको दिखाऊंगा।
लेकिन वो 5% एरर की लिमिट में रहे, उसके बाहर ना जाए। अभी जब ग्राफ पे आएंगे तो आपको वो चीज और क्लियर होगी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना बताना जरूरी है कि जब ऑटो रिग्रेसिव कंपोनेंट ले रहे हैं, एनुअल डाटा है, तो 1 साल या से 2 साल का पे आपको मिल जाएगा ऑटो रिग्रेसिव सीरीज ऑप्टिमल ऑर्डर ऑफ लैग। और मूविंग एवरेज भी इसी तरह 1 या 2 पीरियड पे आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको ऑटो कोरिलेशन और पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन बना के देखना है। एरबा मॉडल में AR मूविंग एवरेज जब आप जॉइंटली ले रहे हैं दोनों, तो बोथ विल डैम्पन आउट। डैम्पन आउट का मतलब है वो धीरे धीरे गिरते चले जाएंगे, और गिरते चले जाएंगे का मतलब ये है कि दे मस्ट रिमेन विद इन द एरर ऑफ 5% लिमिट, उससे बाहर ना जाए। और जब भी आप स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर लेंगे तो वहां आप इसको बना के देख सकते हैं, लेकिन मॉडल स्पेसिफाई आपको करना पड़ेगा। ये हिट और ट्रायल मेथड है, जैसे केमिस्ट्री में इक्वेशन बैलेंसिंग होती है, इक्वेशन को आप बैलेंस करते हैं हिट और ट्रायल मेथड से। वैसे यहाँ पे भी जो AR और मूविंग एवरेज का लैग प्रोसेस है, ये भी हिट ट्रायल मेथड पे ले सकते हैं। सॉफ्टवेयर है, उसमें आप लगा कर देख सकते हैं, पहले 1 पीरियड का ऑटो रिग्रेसिव और 1 पीरियड का मूविंग एवरेज, और बना के ग्राफ देख लीजिए, फिर 2 पीरियड का ले लीजिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पे मैंने आगे बनाया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है फॉर दिस इट इज बेटर टू डिपेंड ऑन सम स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर, कि आप स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट रहेंगे इसके लिए। तो पहला टास्क देखिए, 2 बातें अब यहाँ हो गई। पहला, सीरीज की स्टेशनैरिटी चेक करना और ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन निकालना D। अगर एक बार डिफरेंस करने से मिल रहा है तो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन 1 है, 2 बार डिफरेंस करने से स्टेशनरी हो रही है, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन 2। उसके बाद दूसरा टास्क है AR प्रोसेस में कितना लैग लेंगे, 1 पीरियड लैग लेंगे, 2 पीरियड। एनुअल डाटा है तो 1 से काम हो जाएगा, यहाँ से 2। और इस तरह मूविंग एवरेज में भी 1 पीरियड या 2 पीरियड का लैग काम हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इंडिया का रियल GDP लिया है 2004-5 प्राइसेस पे, और उसका आपको ग्राफ बना के मैंने दिखाया हुआ है कि किस तरह का ग्राफ आपको कंप्यूटर में मिलेगा। ये देखिए, ये ग्राफ है, ये थ्योरी का हिस्सा नहीं है, आपको केवल समझाने के लिए है कि जो एडमा मॉडल है, हमने 1-1 मॉडल लिया है। यहाँ पे 1 पीरियड ऑटो रिग्रेसिव है, 1 पीरियड मूविंग एवरेज है, बीच में 1 जो है वो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन दिया हुआ है। तो ऑटो रिग्रेसिव एनुअल डाटा है, एनुअल डाटा में मैंने आपको बताया था ज्यादातर AR प्रोसेस यानी 1 पीरियड लैग होगा, और मूविंग एवरेज भी 1 पीरियड लैग से आपका काम चल जाएगा। आप देखिए, ये जो लाल लाइन है, ये ±5% के बीच की बनी हुई लाइन, 2.5% एक तरफ, 2.5% एक तरफ। और सारी जो वैल्यूज है ऑटो कोरिलेशन कोफिशिएंट की, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन है ऊपर लिखा हुआ, ये इस लाल लाइन के अंदर है। यानी आपको वो पूरा डैम्पन होती है नहीं, कम होती हुई नहीं दिखेंगी, लेकिन इस लाइन के अंदर रहेंगी, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए। एक आध हो सकता है बाहर भी चली जाए मार्जिनली, लेकिन उससे घबराइएगा मत, क्योंकि जो प्योर थ्योरी है और प्रैक्टिस है उसमें थोड़ा डिफरेंस मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम वैल्यूज 95% से ज्यादा वैल्यूज इसमें लाई करना चाहिए, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए। और यहाँ पे लैग दिया हुआ है, कोरिलेशन ऑटो कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू दी हुई है, स्टैंडर्ड एरर दिया हुआ है, और यहाँ पे Q है, ये बॉक्स पेयर्स स्टैटिस्टिक दी है और प्रोबेबिलिटी दी हुई है। ये बॉक्स पेयर क्या है और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसके बारे में भी जिक्र करेंगे। फिलहाल आप इस डायग्राम पे कंसंट्रेट करें, ये ऑटो कोरिलेशन फंक्शन का डायग्राम है। इंडिया की रियल GDP 1950-51 से डाटा लिया हुआ है 2012-13 तक का, और ये रियल GDP का डाटा है, कांस्टेंट प्राइसेस पर है। और इसमें 1 पीरियड का ऑटो रिग्रेसिव लैग है,
और एक पीरियड का मूविंग एवरेज लैग है। एनुअल डाटा में आपका एक पीरियड से काम चल सकता है। इसके बाद ये दूसरा ग्राफ है पार्शियल ऑटो कोरिलेशन। पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन भी इस लाल लाइन के बाहर नहीं है। पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन भी इस लाल लाइन के बाहर। तो आप ये कह सकते हैं कि जो ऑटो रिग्रेसिव और मूविंग एवरेज कंपोनेंट है आपने लिए हैं एक एक पीरियड का लैग, वो ऑप्टिमल लैग है। ऑप्टिमल ना हो तो वैल्यूज बाहर भागती हैं। तो बहुत सेंसिबल लैग है, रैशनली जो कंप्यूट हो सकता वो लैग है। आप आराम से इसको देख सकते हैं, क्योंकि आपको एरमा प्रोसेस सेलेक्ट करना पड़ेगा। एक पीरियड लैग लेना पड़ेगा या ऑटो रिग्रेसिव का और मूविंग एवरेज का एक या दो, जो भी आपको ये देखना पड़ेगा कहाँ ये ऑप्टिमली फिट होता है। ज्यादातर केस में अगर डाटा एनुअल है तो आपका 2 से बाहर नहीं जाएगा। तो आप हिट ट्रायल मेथड से जो बेस्ट आपको मिले वो आप ले सकते हैं। और लैग जितना कम होगा उतना ही अच्छा है। ये नहीं कि बहुत लैग बढ़ा के आप कुछ बढ़िया कर लेंगे। You have to select the lowest order of lag which gives you the best fit. तो ये पार्शियल ऑटो कोरिलेशन कोफिशिएंट यहाँ दिए हुए हैं और लैग दिया हुआ है। तो देखिए अब दोनों टास्क यहाँ अकम्प्लिश हो गए। पहला टास्क आपको क्या बताया था, कुछ याद आया? ये भूल गए सब। इकोनोमेट्रिक्स है, भूलना स्वाभाविक है। पहला टास्क आपको बताया था सीरीज स्टेशनरी हो जाए, और अगर नहीं है तो उसे डिफरेंस करें तो आपको डी की वैल्यू मिलेगी, ऑर्डर ऑफ डिफरेंसिंग या ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे डी जो सबसे ऊपर ये स्लाइड बनी है पहली लाइन में डी है, डी ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है। एक बार डिफरेंस किया तो एक, दो बार डिफरेंस किया तो दो। एनुअल डाटा में एक बार डिफरेंस करने से काम चल जाएगा। टी क्या है? ऑर्डर ऑफ लैग ऑफ ऑटो रिग्रेसिव सीरीज। टी क्या है? सिंबल है ऑर्डर ऑफ लैग ऑफ ऑटो रिग्रेसिव सीरीज। यानी अगर कंजम्पशन की सीरीज ले रहे हैं तो एक पीरियड लैग ले रहे हैं कि दो पीरियड लैग। और क्यू क्या है? मूविंग एवरेज लैग, कि जो रैंडम कंपोनेंट की सीरीज है उसमें एक पीरियड का लैग है या दो का। पी डी क्यू, ये शब्द याद होने चाहिए। केमिस्ट्री में भी जब हम कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन्स का तो वहां भी HPDF रूल लगता है। मुझे याद आ रहा अभी थोड़ा थोड़ा, हम लोग ने इंटर में पढ़ा था उसको, उतना मुझे याद नहीं है लेकिन वो रूल थोड़ा थोड़ा याद है। वैसे यहाँ पे एरमा मॉडल का भी रूल है भाई। आपको PDQ सेलेक्ट करना है, डी ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है, कितनी बार सीरीज को डिफरेंस करके स्टेशनरिटी मिलती है, ज्यादातर एक बार एनुअल डाटा में। पी क्या है? ऑर्डर ऑफ लैग ऑफ ऑटो रिग्रेसिव सीरीज, या खाली ऑटो रिग्रेसिव सीरीज का ऑर्डर क्या है। अगर एनुअल डाटा है तो पी एक से काम चल सकता है। और क्यू ऑर्डर ऑफ मूविंग एवरेज सीरीज। मूविंग एवरेज सीरीज का लैग क्या है, एक या दो। तो ये वैल्यू पी और क्यू की वैल्यू आप ऑटो कोरिलेशन और पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन निकाल के समझ सकते हैं। और ये डैम्पन होनी चाहिए एरमा के केस में। और डी आप अलग से निकालेंगे स्टेशनरिटी के। तो एक बार पीडी क्यू की वैल्यू मिल गई तो आपने यूनिवेरिएट टाइम सीरीज को मॉडल कर लिया। यूनिवेरिएट टाइम सीरीज की मॉडलिंग इन 3 पैरामीटर्स पे डिपेंडेंट है, पी डी क्यू। पी ऑर्डर ऑफ ऑटो रिग्रेसिव
सीरीज, Q ऑर्डर ऑफ मूविंग एवरेज सीरीज और D ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहां देखिए हमने लिख रखा है P मान लीजिए 2 है, D 0 है, Q 0 है, मान लीजिए, यानी ड्यू सीरीज स्टेशनरी है और मूविंग एवरेज नहीं है, तो इसको बोलते हैं प्योर ऑटो रिग्रेसिव स्टेशनरी प्रोसेस, प्योर ऑटो रिग्रेसिव स्टेशनरी प्रोसेस। इसी तरह से ऑर्डर 2, 2 पीरियड का लैग ले रखा ऑर्डर 2, ऐसे P 0 है, D 0 है, Q 1 है, तो ये प्योर मूविंग एवरेज सीरीज है, प्योर मूविंग एवरेज सीरीज ऑफ ऑर्डर 1, Q 1 है। और यहाँ P1 है, Q1 है, D 0 है, यानी सीरीज स्टेशनरी है जो दी है, तो इसको एरमा सीरीज बोलेंगे, एरमा सीरीज ऑफ ऑर्डर 1 1 1 1 का मतलब एक पीरियड ऑटो रिग्रेसिव है, एक पीरियड मूविंग एवरेज। ये प्योर नहीं है, इसमें ऑटो मिक्स्ड है, मिक्स सीरीज है, ऑटो रिग्रेसिव कंपोनेंट भी है और मूविंग एवरेज कंपोनेंट भी है। और यहाँ पर ये जो सेकंड यहाँ पैरा लिखा है कि एडमा का मतलब होता है ऑटो रिग्रेसिव मूविंग एवरेज, यानी ऑटो रिग्रेसिव सीरीज का ऑर्डर क्या है, मूविंग एवरेज का सीरीज। और आजकल ज्यादातर जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उसमें एरिमा आपको लिखा मिलेगा, ऑटो रिग्रेसिव मूविंग एवरेज और आई इंटीग्रेशन है, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो आजकल वो एरिमा मॉडल की जगह एरिमा मॉडल चल गया है, ऑटो रिग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज सीरीज मॉडल, यानी आपको इंटीग्रेशन भी बताना पड़ेगा जब सीरीज स्टेशनरी करता है, उसका इंटीग्रेशन स्पेसिफाई करना, बाकी कोई अंतर नहीं है, मेथड वही है, सब कुछ वही है। तो एरिमा की जगह आजकल वर्ड ज्यादातर एरिमा यूज होता है, एरिमा मॉडल्स, ऑटो रिग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज मॉडल्स। दोनों में अर्थ बहुत फर्क नहीं है, क्योंकि जब एरिमा मॉडल हम लेते हैं तो उस समय हम सीरीज को पहले स्टेशनरी कर देते हैं, यानी ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन शुरू निकाल लेते हैं। और यहाँ भी एरिमा मॉडल में क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आपको बताना पड़ेगा कि ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, आई क्या है, यानी एक बार आप सीरीज डिफरेंस करना चाहते हैं मॉडलिंग के पहले या 2 बार। तो हमने बताया कि एनुअल डाटा तो एक बार से आपका काम चल जाएगा, ओवर डिफरेंसिंग मत कर दीजिएगा, नहीं तो नुकसान हो जाता, एस्टिमेट सही नहीं आएंगे। तो जितना लोएस्ट ऑर्डर रहेगा उतना ही बेटर है, चाहे AR हो, चाहे ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन हो, चाहे मूविंग एवरेज। तो ये टास्क यहाँ पे दोनों हो गए हैं। अब आपको एरिमा मॉडल क्या है ये बता दिया मैंने, एरिमा क्या है ये भी बता दिया। आजकल एरिमा का यूज ज्यादा है, लेकिन बेसिक प्रॉपर्टीज दोनों की सेम है, कोई अंतर नहीं है। तो ये आपको हमने बताया कि जब भी यूनिवेरिएट टाइम सीरीज मॉडलिंग होती है, यूनिवेरिएट किसी एक सीरीज को हमें मॉडल करना है, और वो भी क्यों करना है, क्योंकि इकोनॉमिक रिलेशनशिप पूरी तरह से सत्यापित नहीं होगी, या इतनी कॉम्प्लेक्स है, इतनी जटिल है कि उनको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है। तो आप हर सीरीज को अलग अलग सॉल्व कर लीजिए और उससे आप फोरकास्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा कि जो सीरीज आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें ऑटो रिग्रेसिव कंपोनेंट का ऑर्डर क्या है, लैग, मूविंग एवरेज रैंडम कंपोनेंट का लैग कितना है, और ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन या ऑर्डर ऑफ डिफरेंसिंग आप एक बार करना चाहते हैं 2 बार उसको स्टेशनरी बनाने के लिए। तो ये जो सारा प्रोसेस किया गया है इसको हम शॉर्ट में एरिमा मॉडल या एरिमा मॉडल कहते हैं। और मॉडलिंग इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि तभी हम अच्छे रिजल्ट फोरकास्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो सैंपल डाटा है हमको ये पता होना चाहिए कि वो किस ऑर्डर का उसमें ऑटो रिग्रेसिव लैग है, किस ऑर्डर का मूविंग एवरेज लैग है और डिफरेंसिंग कितनी है, तो उससे हम आगे के फोरकास्ट बेहतर निकाल सकते हैं। अब ये स्लाइड जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है,
इसलिए कि केवल इसमें हिस्टोरिकल डेवलपमेंट दिया हुआ, क्योंकि अब हम जहाँ जाना चाहते हैं आपको अगले स्टेप पे, वहाँ थोड़ा सा आपको हिस्ट्री बताना जरूरी है एडवा मॉडल की। वैसे तो ये थीम्स इन मॉडर्न इकोनोमेट्रिक टाइम सीरीज में आते हैं। जीएस मडाला जी की किताब है एक यूनिट रूट स्टेशनरिटी और टाइम सीरीज एनालिसिस पे, थीम्स इन मॉडर्न इकोनॉमिक टाइम सीरीज। लेकिन एरमा की हिस्ट्री थोड़ी मैंने जानने की कोशिश की कि हिस्ट्री क्या है, और ये सोचा कि आपको भी वो जानकारी दे दें। ये जो आगे की 2-3 स्लाइड हैं, 3 स्लाइड, इसमें हिस्टोरिकल डेवलपमेंट दिया है और ब्रीफ में दिया है, क्योंकि स्लाइड में एक्चुअली बहुत कम लिख पाते हैं, तो अगर आप थोड़ा थोड़ा भी लिखते हैं तो 2-3 स्लाइड बन जाती हैं। आपने यूल का नाम सुना होगा, यहाँ पे यूल का नाम दिया YULE। 1926 में उन्होंने एक पहला पेपर लिखा था, स्पूरियस रिग्रेशन के ऊपर था। उडनी यूल नाम था, यूल उडनी, UDNY, यूल YULE। और उसमें उन्होंने ऑटो रिग्रेसिव प्रोसेस के बारे में खाली बताया था कि ऑटो रिग्रेसिव प्रोसेस जो है वो पास्ट वैल्यूज पर डिपेंडेंट है और साथ में व्हाइट नॉइज टर्म पर डिपेंडेंट है। तो ऑटो रिग्रेसिव, मेरा यहाँ खाली ये बताने का अर्थ है कि ये जो एरमा मॉडल है या एरिमा मॉडल, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो इसमें जो ऑटो रिग्रेसिव कंपोनेंट है उसको पहली बार यूल ने 1926 में एक पेपर लिखा था, 63 पन्ने का पेपर था वो, और उसमें उन्होंने ऑटो रिग्रेसिव प्रोसेस के बारे में चर्चा की थी कि ऑटो रिग्रेसिव प्रोसेस इज बेसिकली अ प्रोसेस इन विच जो the current value of the variable depends on its own past values and the white noise term, ये जिक्र उन्होंने उसमें किया। उसके बाद 1927 में, ये देखिए याद रखिएगा, 1927 स्लट्सकी थ्योरम आपने पढ़ी, स्लट्सकी का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपने पढ़ा, तो स्लट्सकी नाम से तो आप वाकिफ हैं बहुत ज्यादा। और उन्होंने मूविंग एवरेज प्रोसेस की चर्चा की, मूविंग एवरेज प्रोसेस। और यहाँ लिखा हुआ है कि जो मूविंग एवरेज प्रोसेस है उसका अर्थ यह है कि ऑटो रिग्रेसिव कंपोनेंट निकालने के बाद, हटाने के बाद जो एरर टर्म आपका बच रहा है, अगर उसमें आपस में कोरिलेशन है उनके टर्म्स में, हम लोग तो ये मान लेते हैं कि कोई ऑटो कोरिलेशन नहीं है, लेकिन अगर ऑटो कोरिलेशन है तो जो आपका वेरिएबल y है वो जो ऑटो कोरिलेटेड टर्म्स है उस पर भी डिपेंडेंट है। तो हमें उन ऑटो कोरिलेटेड टर्म्स की सीरीज बनानी पड़ेगी, यानी y केवल अपनी पास्ट वैल्यूज पर नहीं बल्कि एरर टर्म्स की सीरीज पर भी या रैंडम टर्म्स की सीरीज पर भी डिपेंडेंट है। तो उसे हम मूविंग एवरेज प्रोसेस कहते हैं, और वो मूविंग एवरेज प्रोसेस 1927 में स्लट्सकी ने एक्सप्लेन किया, 1 साल बाद। एरमा जो है इंटीग्रेशन है ऑटो रिग्रेसिव और मूविंग एवरेज का, यानी जो वेरिएबल y है वो दोनों का मिक्स कंपोनेंट है, ऑटो रिग्रेसिव सीरीज का भी और मूविंग एवरेज सीरीज का। ऑटो रिग्रेसिव सीरीज मतलब अपनी पास्ट वैल्यूज, और मूविंग एवरेज सीरीज मतलब जो रैंडम टर्म्स की जो सीरीज है उस पर, इन दोनों के मिश्रित सीरीज पर जो वेरिएबल y है वो डिपेंडेंट है। और एरमा प्रोसेस इसलिए बनाया गया ताकि अलग अलग करने से नंबर ऑफ पैरामीटर्स बहुत बढ़ जाते हैं, कंबाइंड करने से नंबर ऑफ पैरामीटर्स हम लो रख सकते हैं, हमारा एस्टिमेशन आसान हो जाता है। तो ये एरमा प्रोसेस है, और इस एरमा प्रोसेस को पहली बार, देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, डेवलपमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, ऐसे मामूली डेवलपमेंट नहीं है। 1951 में पीटर विटिल, उन्होंने अपनी पीएचडी थीसिस में एरमा मॉडल का जिक्र किया।
और उनकी टाइटल था थीसिस का हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन टाइम सीरीज एनालिसिस। 1951 में उस एल्मा प्रोसेस की उन्होंने बात की थी पीटर विटेल ने अपनी पीएचडी में। मामूली पीएचडी नहीं हुआ करती थी, मैंने आपको बताया जॉन नैश की पीएचडी 28 पन्ने की थी। यहाँ 28 पन्ने का आदमी थीसिस लिख दे तो हो सकता है कि गाइड रिजेक्ट कर दे कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर तो लिखा ही नहीं आपने। तो बड़े डायमेट्रिकली अपोजिट चीजें भी हैं कि अरे भैया रिव्यू में तो जो काम हुआ उसका जिक्र कर दीजिए तो ठीक है, और नहीं तो ब्रीफ में आप बता दीजिए एक दो पन्ने में, बाकी जो आप अपनी एनालिसिस उसे दे दीजिए। और अगर छोटी भी एनालिसिस है और बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर अगर नोबेल प्राइज मिल सकता है तो पीएचडी की डिग्री क्यों नहीं मिल सकती? इस पर कहीं ना कहीं मनन और आज चिंतन करने की जरूरत है। हमारे यहाँ 250-300 पन्ने पीएचडी थीसिस तैयार कर देता है बच्चा और अवार्ड होती पीएचडी थीसिस। तो ये पीटर विटेल ने इस एल्मा प्रोसेस का जिक्र अपनी पीएचडी थीसिस में किया। और उसके बाद 1970 में, अब देखिए पीरियड बड़ा लंबा गैप है, 51 के बाद सीधे 70 में बॉक्स और जेनकिंस ने इसकी मैथोडोलॉजी दी एल्मा मॉडल की। और मैथोडोलॉजी दी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा काम किया कि उस समय टेक्नोलॉजी थोड़ी डेवलप कर गई थी। उन्होंने जो अपना मॉडल दिया उसका एक वेल डॉक्यूमेंटेड सॉफ्टवेयर भी, कंप्यूटर प्रोग्राम भी तैयार करा। और बॉक्स जेनकिन मॉडल 70s में बहुत पॉपुलर मॉडल थे। और आज जो एर्मा की पॉपुलैरिटी है, ऑटो रिग्रेसिव मूविंग एवरेज सीरीज की जो पॉपुलैरिटी है, जो भी है, 70s में बहुत थी, आज उतने पॉपुलर नहीं रहे क्योंकि और भी टेक्निक्स आ गए टाइम सीरीज में। लेकिन एर्मा का जो क्रेडिट है पॉपुलैरिटी का वो बॉक्स जेनकिंस को जाता है, क्योंकि उन्होंने, देखिए बड़ा ध्यान से देने वाली बात है कि उन्होंने अपनी मेथोडोलॉजी को एक रूपरेखा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से उसे लिंक किया और उसका कंप्यूटेशन आसान हो गया, लोग अपना यूज करते। और तब से एर्मा मॉडल एक तरह से अगर ये कहें कि बॉक्स जेनकिन अप्रोच का पर्याय बन गया तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और बाकी नाम यूल हो, चाहे स्लट्सकी हो और चाहे पीटर विटल हो, आपको किताबों में पढ़ने को नहीं मिलेगा। ये केवल रिसर्च की दुनिया का विषय रह गया है, जबकि इनका नाम किताबों में होना चाहिए था, क्योंकि बॉक्स जेनकिन ओरिजिनेटर्स नहीं थे। बॉक्स जेनकिन ने उसकी नींव नहीं रखी, नींव जिन्होंने रखी उनका नाम किताब से गायब है, और किताब में नाम बॉक्स जेनकिन का है कि जैसे एल्मा मॉडल को बनाने वाले बॉक्स जेनकिंस ही हुए। इसमें कोई शक नहीं कि उनकी मेथोडोलॉजी बहुत पॉपुलर है। और आज जितना भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, चाहे ईव्यूज हो या स्टैटिस्टिका हो या SPSS हो या R हो, ज्यादातर में बॉक्स जेनकिन मेथोडोलॉजी ही दी हुई है। और जब भी एल्मा मॉडल लगाएंगे तो ये बॉक्स जेनकिन मेथोडोलॉजी पे ले जाएगा। हालांकि बॉक्स जेनकिन को बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने अपनी किताब को बराबर रिवाइज किया और 2016 में उनका लेटेस्ट रिप्रिंट है बॉक्स जेनकिन का टाइम सीरीज एनालिसिस के ऊपर, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो पॉपुलर भी किया और अपने बुक्स को रिवाइज भी किया, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। और अब आगे का जो है कि एल्मा मॉडल्स के विषय में बॉक्स जेनकिंस अप्रोच क्या है, यहाँ मैंने लास्ट में लिखा हुआ बॉक्स जेनकिंस अप्रोच, क्योंकि जिसने किसी चीज का रूप रंग बदल दिया हो उसकी अप्रोच को पढ़ना जरूरी है, और वो आपके कोर्स का पार्ट भी है। तो ये ब्रीफ में मैंने 3 स्लाइड में दिया, आप इसे स्किप कर सकते हैं, जो डायग्राम्स मैंने बनाए वो भी आप छोड़ सकते हैं। लेकिन आपको कई बार मुझे ये समझाना पड़ता है कि बेसिकली जब ऑटो रिग्रेसिव का हम लेंथ ऑफ लैग ले रहे हैं तो हम कैसे बताएंगे लेंथ ऑफ लैग सही है।
मूविंग एवरेज का लेंथ ऑफ लेग सही है कि नहीं, तो मैंने वो डायग्राम आपको बना के दिखाए हैं और ओरिजिनल डाटा पे बना के दिखाए। ये मत सोचिएगा कि मैं थ्योरी बोल रहा हूँ और मुझे कोई प्रैक्टिस से मतलब नहीं है। आज जो मॉडर्न इकोनोमेट्रिक टाइम सीरीज है ये प्रैक्टिस बेस्ड है। थ्योरी तो अपनी जगह है बेटे, थ्योरी और प्रैक्टिस भी पूरी तरह से कनेक्टेड होनी चाहिए, लेकिन थ्योरी थ्योरी या प्रैक्टिस प्रैक्टिस आपको कहीं ऊंच नीच थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, और वो ऊंच नीच भी आपको दिखाना जरूरी है। अब बॉक्स जेनकिन अप्रोच पर चलते हैं, क्योंकि अगर मैं सीधे बॉक्स जेनकिन अप्रोच पे आता तो आप समझ ना पाते ये कहाँ से कूदा है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया होगा कि बॉक्स जेनकिन अप्रोच आई कहाँ से, और ये वो अप्रोच है जिसके माध्यम से हम एर्मा मॉडल को सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस बॉक्स जेनकिंस अप्रोच। बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है, और 70 के दशक में इन्होंने पूरा अपना एक एर्मा मॉडल का अलग से इतना पॉपुलर कर दिया कि people almost forgot other techniques and tried to use ERMA model to predict anything। और मुझे अभी भी याद है बनर्जी साहब ने भी एक पेपर लिखा था, हमारे यहाँ पारितोष बनर्जी साहब है, प्रोफेसर पारितोष बनर्जी साहब, उनका बहुत टाइम रिकॉर्ड रहा यहाँ एमए में। उनका नाम मैं लेना चाहूंगा क्योंकि मैं उनसे इकोनॉमेट्रिक्स पढ़ा हूँ और उनकी नॉलेज बहुत साउंड थी। अब चूंकि इंटरनल्स की वजह से आपके मार्क्स बहुत आने लगे हैं, 79% का रिकॉर्ड बहुत टाइम उनका रहा, और ए वॉल्टर्स के साथ उन्होंने कॉमनवेल्थ फेलोशिप मिली, वहाँ पीएचडी करने भी गए थे वो, और बाद में फिर यहाँ आके अपना बनर्जी साहब रिटायर हुए, हेड भी रहे, और इकोनोमेट्रिक्स के लोग उनको जानते हैं और उनके नाम से वाकिफ। तो हम लोग बॉक्स जेनकिंस अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ देखिए लिखा हुआ है पहली लाइन में, बॉक्स जेनकिन अप्रोच में 5 स्टेप है भाई। बहुत संक्षेप में आपको सब बता रहा हूं कि देयर आर 5 स्टेप्स इन द बॉक्स जेनकिंस अप्रोच। कितने स्टेप हैं, याद आया कुछ आप लोग को? 5 स्टेप बताए। हाउ मेनी? 5। पहला स्टेप देखिए लिखा नंबर 1, पॉइंट भी मैंने डाल दिया, ये काम टीचर का नहीं है वैसे, लेकिन अब डिस्टेंस लर्निंग में बहुत हाई फाई में लेक्चर दे दूं यहाँ पे बैठ के, आप लोग कहेंगे पता नहीं सर क्या बोल रहे हैं, और फिर बाद में वो शेर पढ़ना पड़े कि बक रहा हूं जुनू में क्या क्या, कुछ खुदा करे कुछ ना समझे कोई। तो वो चीज मैं नहीं होने देना चाहता। मैं ये चाहता हूं कि आप सब कुछ समझें, और ऐसा बोलूं कि आपकी समझ में आ जाए, आपके गले के नीचे से उतर जाए। लेकिन आपसे भी मेरा अनुरोध है कि बहुत ध्यान से सुनिएगा लेक्चर, कंसंट्रेट करके, और कागज पेन लेके पुराने नोट्स खोल के पढ़ लीजिएगा और फिर सुनिएगा लेक्चर, और अपने नोट्स खुद बनाइएगा। जो डायग्राम मैंने बना रखे हैं उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कंप्यूटर से बनाया आपको दिखाने के लिए। तो बहुत कुछ मुझे आपको, क्योंकि हम 1 to 1 गुफ्तगू में नहीं है, 1 to 1 इंटरेक्शन नहीं हो रहा, 1 वे इंटरेक्शन हो रहा, हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं। तो बहुत से पॉइंट जो आपको पूछने चाहिए मैं खुद ही पूछ के उत्तर दे देता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है भाई। और इकोनोमेट्रिक्स टफ है, बहुत टफ है, इसलिए मैं चाहता हूँ आप जितना समझ पाए उतना ही अच्छा है। तो बॉक्स जेनकिन अप्रोच में ये एर्मा मॉडल को सॉल्व करने के है अप्रोच, और इसके 5 स्टेप है। पहला स्टेप है टू चेक द स्टेशनरिटी ऑफ सीरीज। ये पहला पॉइंट क्या है कि स्टेशनरिटी को आप चेक कीजिए, सीरीज स्टेशनरी है कि नहीं। और यहाँ देखिए मैंने लिखा है फर्स्ट पॉइंट में कि स्टेशनरी का मतलब है परफेक्ट स्टेशनरिटी नहीं है, बिल्कुल एक लाइन में सारी फ्लक्चुएशन। इट शुड बी नियर स्टेशनरी। परफेक्ट स्टेशनरिटी की बात नहीं हो रही भाई यहाँ,
क्योंकि परफेक्ट स्टेशनरी हो जाएगी तो मूविंग एवरेज कंपोनेंट उसका खत्म हो जाएगा, और हो सकता है कि सॉल्यूशन आपको ठीक ना मिल पाए, बहुत अजीबोगरीब सॉल्यूशन मिले। तो डिफरेंसिंग उतनी कीजिएगा कि इट शुड बी नियर स्टेशनरी। अगर आपने परफेक्ट स्टेशनरी बना दिया तो वो ओवर डिफरेंसिंग होगी और आपके पैरामीटर सही नहीं होंगे, वैल्यू। पहली लाइन में लिखा हुआ है सीरीज शुड बी नियर स्टेशनरी नॉट परफेक्ट स्टेशनरी। अभी दोनों में मैं डायग्राम में अंतर दिखाऊंगा, अभी तो मैं मुंह से बोल रहा हूं ताकि वो बात आपके दिमाग में उतर जाए, और फिर आपको मैं डायग्राम से भी दिखा सकता हूं कि परफेक्ट स्टेशनरिटी और नियर स्टेशनरिटी में क्या फर्क है। परफेक्ट स्टेशनरिटी में आपको पैरामीटर्स की वैल्यू बहुत इंफीरियर मिलेगी क्वालिटी वाइज, और इसलिए नियर स्टेशनरी बनाइएगा, आपको वैल्यूज और उसका एस्टिमेशन अच्छा मिलेगा, रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो सेकंड थर्ड पैराग्राफ में लिखी है स्टेशनरिटी इज रिक्वायर्ड so that one may not be far too wrong in predicting the future values of the series। क्योंकि ये जो, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, बहुत सी चीजें हम आपको इतना पढ़ा चुके हैं, ये आपके जहन में सब अभी भी वैसे ही होंगी जैसे मैंने आपको पढ़ाई थी। कि अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो एर्मा मॉडल है ये प्रिडिक्शन के लिए है, और ये पास्ट वैल्यूज पर आधारित है, और पास्ट वैल्यूज पे जब कोई मॉडल आधारित होता है उसे हम क्या कहते हैं, एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन। तो एडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस को एक तरह से मॉडल किया गया है, और उसके आधार पर हमें भविष्य बनाना है। तो अगर एडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस तभी होल्ड करती है अगर वो उस पीरियड में कोई भी चीज कांस्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 49 से 69 का पीरियड एडवांस कंट्रीज में, यूएस में खासकर, इन्फ्लेशन रेट 2-2.5% के आसपास था, और अगर आप फ्यूचर में 2-2.5% माने तो गलत नहीं होगा। तो अगर आप मॉडल को स्टेशनरी बना लें तो जो पास्ट है उससे आप फ्यूचर को अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर फ्यूचर में अचानक कोई परिवर्तन आ जाए तो वो ये मॉडल इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाएगा, उतनी लिमिटेशन है। आगे मैंने लिमिटेशन में बताया और यहाँ भी लिख दिया कि अगर, अब जैसे ये कोरोना वाला इंसिडेंट ले लीजिए, एकदम से शटडाउन हो गया है, पता चला स्टेशनरिटी से आपको प्रिडिक्ट कर रहे हैं 7% ग्रोथ, तो ग्रोथ अब पता चला रह गई हमारी 2%। तो जो भी मॉडल पास्ट बेसिस पर बेस करेगा, आप कितना भी परफेक्शन दे लीजिए, फ्यूचर में जो अनफोर्सीन चेंजेस हैं या कोई परमानेंट शॉक है इनोवेशंस का, टेक्नोलॉजी का, उसको इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाएगा। फिर भी एक अटेम्प्ट है बॉक्स जेनकिंस का कि हम फ्यूचर को कितना अच्छा प्रिडिक्ट कर लें ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट वैल्यूज। तो स्टेशनरिटी उसके लिए जरूरी है, क्योंकि तभी आप अगर वो पास्ट ट्रेंड चलता रहा और मॉडल स्टेशनरी है तो आपका परफेक्शन 95% सही होगा। तो इसलिए पहला काम है सीरीज को स्टेशनरी करना बॉक्स जेनकिंस अप्रोच में, और इस सीरीज स्टेशनरी का मतलब है नियर स्टेशनरी, परफेक्ट स्टेशनरी नहीं, नियर स्टेशनरी। और हम डायग्राम से आपको अभी इसका अंतर बताते हैं। दूसरा स्टेप है आइडेंटिफिकेशन का, अभी हम वो डायग्राम यहां लेंगे आगे। मेरे ख्याल से डायग्राम है नहीं यहाँ पे, आई एम सॉरी, यहाँ स्लाइड डायग्राम भी होनी चाहिए, यहाँ पे है नहीं, स्किप फ्रॉम दिस स्लाइड। जाने दीजिए परफेक्ट और नियर स्टेशनरी का डायग्राम। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मॉडल, आइडेंटिफिकेशन दूसरा स्टेप है। पहला है सीरीज की स्टेशनरिटी चेक करना, और दूसरा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मॉडल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मॉडल।
जब मैं अगला लेक्चर आपका लूंगा को इंटीग्रेशन में, तो मैं कोशिश करूंगा और दोनों स्लाइड वहां पे आपके लिए इनकॉर्पोरेट कर लूं, क्योंकि इसमें बैक जाने का बेटे प्रोविजन नहीं है रिकॉर्डिंग में, और मेरे पास कोई ऐसा जरिया नहीं है कि मैंने जो स्लाइड बना रखी है उसको अब यहाँ पे शामिल कर पाऊँ इस समय इस स्टेज पे। तो मैं जब नेक्स्ट लेक्चर आपका लूंगा को इंटीग्रेशन पे, तो वहां पे शुरू में ही मैं पहले ले लूंगा और आपको परफेक्ट और नियर स्टेशनरी का अंतर बता दूंगा। आई एम वेरी सॉरी कि यहाँ पे वो स्लाइड में नहीं ला पाया, मुझसे गलती हो। दूसरा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मॉडल। आइडेंटिफिकेशन में वही तीन चीजें हैं। ऑटो रिग्रेसिव का ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा, सेकंड ऑर्डर होगा, यानी पी की वैल्यू आपको देनी पड़ेगी बॉक्स जेनकिंस में भी। दूसरा है डी का ऑर्डर क्या होगा, डी आपको बताया है ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, एक ऑर्डर की है दो ऑर्डर, यानी एक बार डिफरेंस करने से स्टेशनरी हो रही है, दो बार। तो अगर एक बार हो रही है तो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन 1 है, दो बार हो रही है तो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन 2। क्यू है ऑर्डर ऑफ मूविंग एवरेज, यानी जो रैंडम कंपोनेंट की सीरीज है उसका ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट है या सेकंड। तो जो सेकंड स्टेप है उसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मॉडल है, आइडेंटिफाई आपको करना पड़ेगा, यानी पी डी क्यू की वैल्यू निकालनी। थर्ड स्टेप है यहाँ पे एस्टिमेशन। मैनुअल एस्टिमेशन संभव नहीं है बेटा, वेरी डिफिकल्ट। लोएस्ट ऑर्डर में आप कर लें, हायर ऑर्डर में बहुत मुश्किल। ऑटो रिग्रेसिव कंपोनेंट जो है वहां तो आप ओएलएस मेथड लगा सकते हैं, मैंने लिखा भी है कि पैरामीटर्स ऑफ एआर टर्म्स कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग ओएलएस। क्योंकि जो ऑटो रिग्रेसिव सीरीज है उसके लिए एसिम्प्टोटिक जस्टिफिकेशन मैंने आपको पहले बताया था, दे रखा हुआ, तो ओएलएस वहां लगा सकते हैं। लेकिन मूविंग एवरेज जो लोएस्ट ऑर्डर का भी है वो भी नॉन लीनियर है, और वहां आपको फुल एमएल प्रोसीजर, फुल एमएल प्रोसीजर यहाँ मतलब है फुल मैक्सिमम लाइक्लीहुड प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। और इसलिए जो एरमा मॉडल है या एरिमा जो है उसके लिए आप मैनुअल एस्टिमेशन पॉसिबल नहीं है, इट इज बेटर टू एस्टिमेट बाय एनी सॉफ्टवेयर। वो आपको पैरामेट्रिक वैल्यूज, एम्पेरिकल वैल्यूज तुरंत आपको दे देगा पैरामीटर्स की। तो एस्टिमेशन में सिर्फ इतना ही कहेंगे कि जो ऑटो रिग्रेसिव कंपोनेंट है उसे तो आप एस्टिमेट कर सकते हैं ओएलएस मेथड से, लेकिन जो मूविंग एवरेज है वो डिफिकल्ट है, और उसके लिए आपको फुल मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर्स या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। और उसका डिस्कशन यहाँ बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। मेथड का मैंने आपको नाम बता दिया है, और बाकी कोई भी आप सॉफ्टवेयर से उसे कंप्यूट कर सकते हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, थर्ड स्टेप की एस्टिमेशन आप कैसे करेंगे। और इसके बाद वो बैक अगेन मैं जा नहीं सकता, जो मैंने स्लाइड इससे पहले आपको दिखाई थी वो डायग्नोस्टिक चेकिंग की थी। डायग्नोस्टिक कि एक बार आपने मॉडल एस्टिमेट कर लिया, बड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि वो स्लाइड फिर से बैक नहीं जा पा रहा हूँ, कि डायग्नोस्टिक यानी जो फोर्थ स्टेप है डायग्नोस्टिक चेकिंग का, आप लिख लीजिए। डायग्नोस्टिक चेक क्या है कि जो मॉडल आपने एस्टिमेट किया है वो फिट है या नहीं है। जब रिग्रेशन मॉडल आप बनाते थे उसकी फिटिंग वहां टेस्ट करते थे, आर स्क्वायर निकालते थे, एडजस्टेड आर स्क्वायर, आर बार स्क्वायर, एफ रेशियो टेस्ट, वो आपको बताता था सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। आर स्क्वायर की वैल्यू आप निकालते थे। यहाँ पे उसकी सिग्निफिकेंस की टेस्टिंग जो है ये हम जो मॉडल फिट किया है एरमा मॉडल, उसके जो रेसिडुअल्स हैं उनसे टेस्ट करते हैं, रेसिडुअल से टेस्ट करते हैं। अगर रेसिडुअल सिग्निफिकेंट नहीं है
तो ये हम मान लेंगे कि जो मॉडल फिट किया वो बेस्ट है, इज सिग्निफिकेंट। तो व्हाट वी डू नाउ कि जो आपने मॉडल एस्टिमेट किया है उसके रेसिडुअल्स हमें चाहिए होंगे, और उन रेसिडुअल्स के माध्यम से हम इसकी डायग्नोस्टिक चेक करेंगे। और कैसे चेक करेंगे रेसिडुअल्स के माध्यम से, उसके लिए ये दो स्टैटिस्टिक यहाँ दे रखी है। कैपिटल क्यू है, कैपिटल क्यू, इसे बॉक्स पेयर्स स्टैटिस्टिक कहते हैं, आप नोट कर लीजिए, BOX बॉक्स और P से पेयर्स, PEARC पेयर्स। बॉक्स पेयर स्टैटिस्टिक है, फार्मूला लिखा हुआ है n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनटू समेशन रो स्क्वायर जे लेंथ ऑफ लैग है और रो ऑटो कोरिलेशन कोफिशिएंट है उन रेसिडुअल्स का, उसका स्क्वायर है, स्क्वायर का सम। बॉक्स पेयर स्टैटिस्टिक्स भी कंप्यूटर देता है जब ऑटो कोरिलेशन फंक्शन बनाता है। और बॉक्स पेयर स्टैटिस्टिक अगर लार्ज सैंपल डाटा है तो बहुत अच्छी है, नोट कर लीजिए लार्ज सैंपल। लेकिन स्मॉल सैंपल है तो थोड़ी दिक्कत करेगी यार, इसलिए एक ऑल्टरनेटिव स्टैटिस्टिक भी दे रखी है, उसका नाम है LB। L मतलब लुजंग, LJUNG लुजंग, और बॉक्स BOX बॉक्स, लुजंग बॉक्स स्टैटिस्टिक बोलते हैं, LB, LJUNG लुजंग बॉक्स स्टैटिस्टिक्स, LB स्टैटिस्टिक। फॉर्मूला है n ब्रैकेट में n+2 समेशन रो जे अपॉन n माइनस जे, जे ऑर्डर ऑफ लैग है और n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। और आप LB की वैल्यू निकाल सकते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपको Q की वैल्यू देता है, LB आपको निकालनी पड़ेगी, हो सकता है कुछ सॉफ्टवेयर में हो। और हमने आपको बताया कि अगर रेसिडुअल सिग्निफिकेंट नहीं है तो जो मॉडल है वो आपका बेस्ट फिटेड है। तो अगर आपने Q एस्टिमेट किया है, और Q और LB जो है ये दोनों काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, और Q आपने जो एस्टिमेट किया है वो अगर Q क्रिटिकल से कम है, क्रिटिकल वैल्यूज आपको दी हुई होती हैं, टेबल में दी होती है, फॉर m डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, m जो लैग है, नंबर ऑफ लैग्स, m डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो अगर Q एस्टिमेटेड Q क्रिटिकल से कम है तो नल हाइपोथेसिस होल्ड करेगी। नल हाइपोथेसिस होल्ड करने का मतलब है कि जो रेसिडुअल्स हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है और आपका मॉडल बेस्ट फिटेड है। इसी तरह से लुजंग बॉक्स अगर ये भी काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू क्रिटिकल से कम है 5% प्रोबेबिलिटी लेवल पर फॉर m डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो उस केस में नल हाइपोथेसिस ट्रू है, यानी जो मॉडल फिटेड है वो अच्छा है। ये स्लाइड में पूरा दे रखा है। पिछली स्लाइड इसकी जो है वो फोर्थ स्टेप को बता रही थी, डायग्नोस्टिक चेकिंग, यानी जो मॉडल आपने एस्टिमेट किया थर्ड स्टेप में वो हमें देखना है कि वो होल्ड करता है कि नहीं, वो सही है कि नहीं है। तो सही पाने के लिए डायग्नोस्टिक चेक है। डायग्नोस्टिक चेक में ये दो स्टैटिस्टिक है, Q और LB, और उन फिगर्स पे अभी हम दोबारा आएंगे जो हम आपसे जिसका जिक्र कर रहे थे शुरू में, जो आपको दिखाई थी। ये ऑटो कोरिलेशन फंक्शन की फिगर होगी, यहाँ पे एक फिगर है, ये देखिए Q है, यहाँ ये Q वैल्यू थी और ये प्रोबेबिलिटी है। तो आप देख लीजिए जो Q है ये जॉइंट हाइपोथेसिस को टेस्ट करती है। जॉइंट मतलब कि जैसे अगर हम 10 पे ले लें 0.39 है,
और प्रोबेबिलिटी लेवल 66% पे ये वैल्यू सिग्निफिकेंट है, यानी 5 पे है नहीं, तो यानी नल हाइपोथेसिस होल्ड कर रही है। आपका क्यू कैलकुलेटेड जो है वो क्यू क्रिटिकल से कम है, मॉडल आपका अच्छा फिट है। तो क्यू जो है जॉइंट हाइपोथेसिस को टेस्ट करती है और ये बताती है कि जो एर्मा मॉडल आपने फिट किया है वो बेस्ट फिटेड मॉडल है या नहीं। अगर बेस्ट फिटेड है तो क्यू जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं। और लास्ट पॉइंट है फोरकास्टिंग का, कि एक बार आपने मॉडल फिट कर लिया, अब इसे हमें फोरकास्ट करना। तो फोरकास्ट करने के लिए आपको जो पैरामीटर्स आपने एस्टिमेट किए हैं, ऑटो रिसेप्ट, मूविंग एवरेज और कांस्टेंट टर्म, उनमें वैल्यूज को रखना पड़ेगा जैसे रिग्रेशन मॉडल में आप रखते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और बेस्ट यही है कि जो ये स्टेप आपको पता होना चाहिए कि इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है फोरकास्टिंग का, और आपको वो वैल्यूज रख के फोरकास्ट आप कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी क्योंकि सीरीज आपने डिफरेंस कर रखी है, उसको इंटीग्रेट भी करना पड़ेगा, इतना सिंपल नहीं है फोरकास्टिंग। और वैल्यू फिर आपको निकालनी पड़ेगी, और जब आप फोरकास्ट पे जाएंगे तो बेस ईयर के बाद जो ईयर है उस पर फिर जो रैंडम कंपोनेंट है उसकी वैल्यू नहीं है, उसको आपको जीरो रखना पड़ेगा। तो बहुत सी और कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, बट दिस स्टेप इज इम्पोर्टेंट कि once the diagnostic check takes place and model is found good, satisfactory, significant, then we can move on to the forecasting. और forecasting में you have to use those values of the parameters, auto regressive और moving average, और साथ में सीरीज को इंटीग्रेट करना पड़ेगा और फिर आप फोरकास्ट कर सकते हैं। कई सारे स्टेप्स हैं और इसलिए मैंने आपको बोला लास्ट में कि सॉफ्टवेयर पे आप ध्यान दें और उसके माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन ये 5 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है टू चेक द स्टेशनरिटी ऑफ द सीरीज, आपको बताया। दूसरा है कि ऑप्टिमल लेग लेंथ क्या है ऑटो रिग्रेसिव मूविंग एवरेज की, और ऑर्डर ऑफ डिफरेंसिंग क्या है पी डी क्यू की ये वैल्यू। थर्ड में आपको बताया एस्टिमेशन कैसे करना। फोर्थ में आपको बताया डायग्नोस्टिक चेक कैसे करेंगे, बॉक्स पेयर्स और लुजोंग बॉक्स की स्टैटिस्टिक। और फिफ्थ फोरकास्टिंग है, ये बॉक्स जेनकिंस के 5 विधियां, 5 स्टेप्स हैं। और फोरकास्टिंग भी बहुत सिंपल नहीं है, मैंने बताया यू हैव टू रिलाई ऑन सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट गिव्स यू मोर एक्यूरेट एंड बेस्ट फोरकास्ट। और मैंने यहाँ पे इंडिया के जीडीपी का फोरकास्ट किया हुआ है, वो फिगर आपको दे रहे हैं किस तरह का फिगर आपको मिलेगा। ये देखिए, ये फिगर है। ये फिगर आपको देने की जरूरत नहीं है, ये ओरिजिनल डाटा है जो ब्लू लाइन पे जा रहा है। ब्लू लाइन इज इंडिकेटिंग ओरिजिनल डाटा, रेड लाइन फोरकास्ट है, अगले 10 सालों का फोरकास्ट किया हुआ है, 12-13 के बाद से 10 साल। ये पूरे 10 साल का फोरकास्ट है यहाँ पे, और हरी लाइन है, यानी ये 10% का डेविएशन अगर होगा तो फोरकास्ट क्या होगा, प्लस माइनस 10% है। तो एक्चुअल फोरकास्ट रेड लाइन पे है और प्लस माइनस 10% के वेरिएशन पे माइनस है तो नीचे वाली लाइन है, ऊपर हरी और ऊपर वाली लाइन है अगर हायर साइड पे। और फोरकास्ट वैल्यूज भी यहाँ दे रखी हैं, और प्रिडिक्टेड वैल्यूज ऑफ इंडियाज रियल जीडीपी यूजिंग एर्मा मॉडल।
ये फोरकास्ट वैल्यूज भी यहाँ दे रखी हैं। ये लॉग वैल्यूज हैं रियल जीडीपी की 15.63756 है और लास्ट वैल्यू है 16.0856। ये 10 सालों का फोरकास्ट है। तो ये वही लाइन है जो ग्रीन लाइन बनाई हुई थी, उसी का यहाँ फोरकास्ट वैल्यूज हैं, एक्चुअल लॉग वैल्यूज हैं एक्चुअल की, और इनका एक्सपोनेंशियल ले लें तो आपको एक्चुअल जीडीपी फोरकास्ट मिल जाएगा। लेकिन मैंने बताया फोरकास्ट में एक ही दिक्कत है कि जो इनोवेशंस हैं उसको अकाउंट फॉर नहीं करेगा, और उनकी वजह से जो आउटपुट में चेंज आएंगे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा ये मॉडल, और आपकी फोरकास्ट एरर वहां पे हाई रहेगी। तो ये तो एक तरह का ये है कि अगर पास्ट प्रोसेस चल रहा है तो आपकी फोरकास्ट सही रहेगी। इसलिए जो एरमा मॉडल है और जो एरिमा मॉडल है इसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी अपनी जगह है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स साइमल्टेनियस सिस्टम है तो आप एरमा या एरिमा मॉडल को यूज कर सकते हैं फोरकास्ट के लिए। लेकिन शॉर्ट रन फोरकास्ट इससे बेहतर आएंगे, लॉन्ग रन फोरकास्ट इससे सही नहीं है, क्योंकि लॉन्ग रन इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू मैनी इनोवेशन एंड टेक्निकल चेंजेस। ग्रीन रिवॉल्यूशन ने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बहुत ऊपर उठाया, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इंडिया की जीडीपी के पाथ को बिल्कुल बदल दिया। जहां हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की बात होती थी, हम लोग 7% की ग्रोथ की बात करते हैं। और अब इस कोरोना लॉकडाउन से जो लॉकडाउन हुआ है ये कब तक चलेगा, इसकी वजह से ग्रोथ 2% रह जाए। तो जो एक्सोजीनस शॉक्स हैं इनके बारे में अभी आप आ, आ, इसको इसमें इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते, और इनकी वजह से चेंजेस आ सकते हैं। तो कहने का अर्थ सिर्फ हमारा यहाँ पे इतना है कि मॉडल की अपनी रेलिवेंस है और कुछ लिमिटेशंस भी हैं। रेलिवेंस ये है कि शॉर्ट रन फोरकास्ट के लिए मॉडल ठीक है, लेकिन लॉन्ग रन फोरकास्ट के लिए मॉडल उतना अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि लॉन्ग रन इज सब्जेक्ट टू मेनी टाइप्स ऑफ इनोवेशन एंड टेक्निकल चेंजेस एंड दैट इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ पाथ ऑफ आउटपुट। So this is all about the univariate time series modeling. इसमें बहुत सा कंसेप्ट मैंने आज आपसे डिस्कस किया है। एरमा मॉडल क्या है, एरिमा मॉडल क्या है, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, और साथ ही साथ आपको ये भी बताया कि उसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एरमा मॉडल्स के कैसे हुआ, और बॉक्स जेनकिन ने इसको पॉपुलर किया, और बॉक्स जेनकिन की मेथोडोलॉजी में जो 5 स्टेप्स हैं उनको बताया, और आपको इंडिया का रियल जीडीपी का प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन दिया। केवल एक पार्ट यहाँ पर अभी नहीं है, और वो पार्ट जो है मैंने आपको बताया कि नियर स्टेशनरी और स्टेशनरी में एक छोटा सा हिस्सा है, वो मैं आपको दिखा दूंगा कि क्या फर्क है जब अगला लेक्चर को इंटीग्रेशन पे लूंगा, जल्दी ले लूंगा, और फिर एडवांस इकोनोमेट्रिक्स का आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। साइमल्टेनियस आइडेंटिफिकेशन आपको पहले जो पढ़ाया था उसको आप अच्छे से कर लीजिए। रैंक कंडीशन, ऑर्डर कंडीशन है, काफी लंबे उस पर हम लोग ने आपसे डिस्कस किया हुआ था। इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर मेथड है, क्या है एस्टिमेशन का, और यूनिट 1 में भी आपको मैंने अभी पीछे लेक्चर दिया था जनरलाइज लीस्ट स्क्वायर सिस्टम पर, और यूनिट 3 में यूनिट रूट के बारे में आपसे पहले बता दिया है। उसमें 3 तरह के टेस्ट आपको बताए थे, यूनिट रूट और मैकिनॉन क्रिटिकल वैल्यूज के बारे में भी बताया। तो आज जो लेक्चर है ये आपको बॉक्स जेनकिन मेथोडोलॉजी और एरमा मॉडल्स के बारे में बताता है, व्हाट इज मेंट बाय एरमा मॉडल्स। उसमें एआर प्रोसेस क्या, मूविंग एवरेज प्रोसेस क्या है, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, और स्टेशनैरिटी हम लोग क्यों करते हैं, यूनिवेरिएट टाइम सीरीज मॉडलिंग की क्यों ज़रूरत पड़ती है, और थोड़ा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एरमा मॉडल का बताया जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और लास्ट में बॉक्स जेनकिन मेथोडोलॉजी जो है उसके 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं
उसका डिटेल डिस्कशन किया और साथ ही आपको प्रैक्टिस में भी दिखाया है कि आप कैसे चीज़ों का एस्टिमेट कर सकते हैं। तो अपना फीडबैक दीजिएगा, आप फीडबैक देते हैं तभी मुझे पता चलता है कि लेक्चर आप तक पहुंचा, समझा या नहीं समझा। और कहीं पे आपको थोड़ी दिक्कत लगे तो आप फ़ोन करके पूछ लीजिएगा, जो भी आप फ़ोन पे पूछेंगे उसका उत्तर हम आपको दे देंगे। मेरी कोशिश रहती है कि हर लेक्चर आप तक पहुंचा पाएँ, और उसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि स्लाइड्स बनानी पड़ती हैं और कंप्यूटेशन करना पड़ता है ताकि हम आपको जो चीज़ बोल रहे हैं उसको दिखा पाएँ। तो कितना आपने एंजॉय किया या कितना आप समझ पाए इस लेक्चर को, ज़रूर बताइएगा। माय गुड विशेस एंड गिव योर फीडबैक, because only from your feedback I could know whether I am in the right direction or not, या जो हम बोल रहे हैं वो सही है या नहीं है। Hope for the best. Good wishes again. Goodbye.